आगे जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है इम्पल्स का। अब अगर हम इम्पल्स की बात करें तो देखें इम्पल्स क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है और जब वो एक बॉल को हिट करता है, बॉल उसकी तरफ आ रही है, उसने इस बॉल को हिट करना है, वो बैट से इस बॉल को हिट करेगा। तो जब वो बैट से बॉल को हिट करेगा तो बैट और बॉल आपस में इन कांटेक्ट आएंगे वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। जब वो एक बैट से बॉल को हिट करेगा तो बैट और बॉल आपस में इन कांटेक्ट होंगे फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बट यहाँ से जो बैट्समैन फोर्स लगा रहा होता है, उस फोर्स तो स्मॉल नहीं होती, फोर्स की मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होती है। तो जब बैट्समैन एक बॉल को हिट करता है ह्यूज फोर्स के साथ फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपने देखा होगा वो बॉल बहुत तेजी से बाउंड्री की तरफ जाती है। इसका मतलब ये है कि बैट्समैन ने जब बॉल को हिट किया तो बॉल के अंदर उसने एक एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, एक ऐसी मोशन प्रोड्यूस कर दी जिससे वो मूव करना शुरू हो गया। इसी चीज को हम इम्पल्स कहते हैं। जब एक बैट्समैन एक बॉल को हिट करता है तो फॉर अ फुल लार्ज फोर्स लगाता है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो बॉल में उसने इम्पल्स जनरेट कर दिया जिससे वो बॉल बहुत तेजी से बाउंड्री की तरफ मूव करेगी। तो अगर हम इम्पल्स को डिफाइन करें तो हम इम्पल्स को यूं डिफाइन करते हैं कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंने इस बॉल के ऊपर कहा कि फोर्स लगी बहुत ज्यादा ह्यूज फोर्स, बट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए तो हमने इस बॉल में क्या जनरेट किया, इम्पल्स जनरेट किया। ठीक होगी बात। सो द प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, ये जो फोर्स हमने लगाई ह्यूज फोर्स, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगती है, the product of impulsive force and the short interval of time is called impulse of force, या इसको हम सिंपल इम्पल्स कहते हैं। तो इन सिंपल, जब भी किसी बॉडी के ऊपर ह्यूज फोर्स लगती है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमने उस बॉडी में इम्पल्स जनरेट किया। इम्पल्स क्या है, फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है उसे हम इम्पल्स कहते हैं। अब इम्पल्स की अगर हम फॉर्मूला लिखें तो इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई किसकी इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, ये इम्पल्स की हमारे पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि इम्पल्स क्या है। इम्पल्स इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो हम देख सकते हैं कि भाई इम्पल्स में फोर्स इन्वॉल्व है, और फोर्स इन्वॉल्व है तो फोर्स की डायरेक्शन होती है। दैट इज व्हाई इम्पल्स की भी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। So impulse is a vector quantity. Impulse has the same direction as the direction of force. तो दो चीजें हमने यहाँ पर देखी। इम्पल्स क्या है, the product of force, huge force which acts for a short interval of time is known as impulse. This force is known as impulsive force. Impulsive force is impulse is a vector quantity and its direction depend upon the direction of force. ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास इसका यूनिट है। यूनिट क्या होगा, अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो इम्पल्स किसकी इक्वल आ गया, न्यूटन सेकंड के इक्वल आ गया। तो एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकंड, ये इसका एसआई यूनिट है। अभी आप देख सकते हैं इसे पिछले टॉपिक में हमने मोमेंटम का यूनिट यही देखा था। मोमेंटम का यूनिट क्या था, न्यूटन सेकंड था। तो अगर मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड है तो इस इम्पल्स का यूनिट भी न्यूटन सेकंड है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इट्स अदर यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि जब इम्पल्स लगी थी इस बॉल के ऊपर तो उसने उस बॉडी में मोमेंटम इम्पार्ट किया। तो बेसिकली जब भी किसी बॉडी में इम्पल्स जनरेट होती है तो वो मोमेंटम बॉडी का चेंज कर देती है। अब कैसे चेंज करती है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उसमें हम इस पॉइंट को देखेंगे कि इम्पल्स मोमेंटम को कैसे चेंज कर देती है। हम इसको रिलेट करते हैं। अब आपने कल हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ की फॉर्म थी, एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी के इक्वल। याद है ना, ये कल हमने पढ़ा था। अब इसी टाइम को हम अगर इधर शिफ्ट कर दें तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ इंटू टी किसकी इक्वल आ गया, एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी एफ। जैसे कल हमने कहा था एम इज मास, वी इज फाइनल वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम है, तो दिस इज पी एफ फाइनल मोमेंटम। ये है एम वी आई,
mass and initial velocity का product, ये है initial momentum. So F cross T is equal to PF minus PI. Now you know that F cross T is impulse. PF minus PI, change in momentum. तो जब भी बॉडी में इम्पल्स जनरेट होगी, मोमेंटम को क्या कर देगी, चेंज कर देगी. तो ये इम्पल्स हमारे पास है. इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी. इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स, ड्यू टू दैट सडन फोर्स जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगी थी. इन सिंपल, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. ये बच्चों बोर्ड के पेपर में बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपने नोट कर लेना है. क्वेश्चन ये आता रहा है कि व्हाट इज इम्पल्स, हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम. व्हाट इज इम्पल्स, हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम मीन जैसे लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन की वजह से जो मोमेंटम होगा उसे हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम. तो व्हाट इज इम्पल्स, हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम. तो इम्पल्स में आपने डेफिनेशन लिखनी है और हाउ इट इज रिलेटेड टू में ये आपने यहाँ तक प्रूव लिख देना है. ये इसका प्रूफ आ गया. तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स इज आल्सो कॉल्ड इम्पल्स. ये डेफिनेशन आ चुकी है एक और इम्पल्स की, कि वो जो मोमेंटम में इंस्टेंटेनियस चेंज आएगा, सडन चेंज आएगा, वो बेसिकली इम्पल्स के इक्वल होगा. ये सेकंड डेफिनेशन हमारे पास इम्पल्स की आ चुकी है. अब नेक्स्ट हम चंद एप्लीकेशंस को देखते हैं इम्पल्स की, कि हम इम्पल्स के पॉइंट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं. देखें जी, ये एक है पॉइंट टू पॉइंटर, ये आपकी बुक का ही हिस्सा है. कहते हैं विच हर्ट यू इन द अबव सिचुएशन, किससे आपको ज्यादा तकलीफ होगी, आप जख्मी हो सकते हैं, ए और बी. ए में क्या है कि आप हिट करते हैं, एक स्टोन को हिट करते हैं, आप एक स्टोन को हिट कर रहे हैं, और बी में आप देखें तो आप एक फुटबॉल को हिट कर रहे हैं. किस केस में आप ज्यादा डैमेज हो सकते हैं, आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है. अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि देखिए यहाँ उसने टाइम भी मेंशन किया हुआ है. जब आपने स्टोन को हिट किया, स्टोन इज रिजिड बॉडी, आपने एक्शन फोर्स लगाई, स्टोन सडनली आपके ऊपर क्या लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा. तो बेटा रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा या कम होगा, रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा. जैसे ही आपने हिट किया फौरन रिएक्शन फोर्स लगेगी. रिएक्शन टाइम यहाँ आपको बताया गया है 1/100, यानी 0.01 सेकंड का ये टाइम है आपके पास. लेकिन जब आप फुटबॉल को हिट करेंगे तो फुटबॉल के अंदर क्या मौजूद है, एयर मौजूद है, हवा फील्ड है, जो कि लेस रिजिड है, जिसके मॉलिक्यूल इतना करीब नहीं होते, दूर दूर होते हैं. तो जब आप इसको हिट करेंगे तो मॉलिक्यूल सडनली रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपनी एनर्जी ट्रांसफर स्लोली ट्रांसफर होगी. फिर वो सडनली रिएक्शन फोर्स जब लगाएंगे तो रिएक्शन फोर्स बहुत कम होगी, क्योंकि वो टाइम ऑफ, जो सडन टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है वो आपका क्या हो चुका है, लॉन्ग हो चुका है. यानी अब आपने इस पर ट्रांसफर की ना, तो एनर्जी फोर्स लगाई तो वो फोर्स डेसिपेट हो जाएगी, और जो फोर्स आपको इन रिटर्न एज रिएक्शन मिलेगी वो कम हो चुकी होगी. तो यहाँ टाइम ऑफ इम्पैक्ट यानी जितनी देर में आपको रिएक्शन फोर्स दोबारा मिलेगी वो 1/10 सेकेंड है, यानी 0.1 सेकेंड है. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई ये है 0.01 सेकेंड, ये है 0.1 सेकेंड. ये टाइम ऑफ रिएक्शन फोर्स का बहुत शॉर्ट है, बहुत सडनली, बहुत तेजी के साथ आपको रिएक्शन फोर्स मिली. लेकिन यहाँ आपको जो रिएक्शन फोर्स मिल रही है वो बेसिकली आपको रिलेटिवली लेटर टाइम में मिल रही है, इतना जल्दी नहीं मिल रही. तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच हर्ट यू इन द अबव सिचुएशन. अब मैंने ये इम्पल्स की क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है. जब आपने यहाँ एक्शन फोर्स लगाई फौरन ये रिएक्शन फोर्स लगेगी, तो जो टाइम ऑफ रिएक्शन है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, वो शॉर्ट हो गया. तो यहाँ फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और आप ज्यादा हर्ट फील करेंगे इस केस में. इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास टाइम जो है वो लॉन्ग हो चुका है, क्योंकि रिएक्शन फोर्स इतना रैपिडली नहीं मिली. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जो फोर्स का इफेक्ट है वो रिड्यूस हो चुका होगा. तो इस तरीके से आप इम्पल्सिव फोर्स के इफेक्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं इम्पल्स की मदद से. जहां टाइम शॉर्ट होगा वहां फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, जहां टाइम ज्यादा होगा वहां फोर्स का इफेक्ट कम हो चुका होगा. होप सो ये सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी. आपने इस पर थोड़ा गौर करना है और इसको समझना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है इसी से रिलेटेड है. हम नॉर्मली कहते हैं कि मोटरसाइकिलिस्ट जो है, जो मोटर बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उन्हें हेलमेट पहनना चाहिए. और हेलमेट को हम क्या कर रहे होते हैं, हेलमेट पैडेड होता है.
उसके अंदर फोम मौजूद होता है, जैसे पॉलीस्टाइरीन जिसको हम कहते हैं इन सिंपल, उसके अंदर फोम मौजूद होता है। अब उसको पैडेड क्यों बनाया जाता है और उसको पैडेड क्यों होना चाहिए? देखिए, जब मोटरसाइकिलिस्ट एक मोटर बाइक पे एक पर्सन जा रहा है और कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका हेड किसी सरफेस से टकराता है, जब उसका सर हेड किसी सरफेस से टकराएगा, तो अगर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो क्या होगा, वो फौरन ही जब सरफेस से टकराएगा, फौरन ही उसने एक्शन फोर्स लगाई उस रोड की सरफेस के ऊपर, तो रोड उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट शॉर्ट हो गया क्योंकि उसका हेड हेड जब जमीन को टकराया, जमीन और हेड के टाइम में यानी वो जो रिएक्शन फोर्स होगी वो फौरन रिएक्शन फोर्स ट्रांसफर होगी, तो वो इंजर हो सकता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है और उसका हेड जमीन से सपोज टकराता है, तो वो जमीन के ऊपर बेसिकली एक्शन फोर्स लगाता है। जमीन क्या लगाएगी, रिएक्शन फोर्स। अगर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो वो जमीन फौरन ही रिएक्शन फोर्स उसके हेड को ट्रांसफर करेगी, जिससे उसको इंजरी हो सकती है। लेकिन अगर उसने हेलमेट पहना हुआ है, तो हेलमेट पहनने से क्या होगा, वो फोर्स जो जमीन पर जो एक्शन फोर्स लगाएगा, तो जमीन रिएक्शन फोर्स हेलमेट पे लगाएगी, हेलमेट के अंदर जो पैडेड मटेरियल है उस पे लगाएगी, जिससे क्या होगा, वो फोर्स जब उसके सर तक पहुंचेगी तो उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। तो अगेन वही चीज, टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा हो चुका है, तो फोर्स का इफेक्ट कम होगा और वो इंजरी से बच सकता है। So why motorcyclist safety helmet is padded? A motorcyclist safety helmet is padded as to extend the time. जब वो टकराएगा तो टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा और वो इंजरी से बच सकता है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। इन दोनों क्वेश्चन को अगर आपने गौर से समझना है और खुद अपने माइंड में इसको अप्लाई करना है कि कैसे ये सिचुएशन हेल्पफुल होती है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स? क्या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के पास इम्पल्स हो सकता है? मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक गाड़ी है वो मूव कर रही है, क्या उसके पास इम्पल्स होगा? तो इसका आंसर ये है कि मूविंग ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट हैव इम्पल्स। इसका मतलब इम्पल्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इम्पल्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इम्पल्स की इक्वेशन अब देखें, आई इज इक्वल टू एम वी एफ एम इंटू वी एफ माइनस वी आई। इम्पल्स की इक्वेशन हमने पढ़ी है एम वी एफ माइनस एम वी आई, मैंने कॉमन ले लिया, एम को कॉमन ले लिया, तो ये बच गई एम इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब इस इक्वेशन को देखें, दिस वी एफ माइनस वी इज आई इज चेंज इन वेलोसिटी। अब मैंने कहा इम्पल्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, v कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है तो मुझे बताएं चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। डेल v जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो चेंज इन वेलोसिटी होगा जीरो। और अगर चेंज इन वेलोसिटी ये फैक्टर जीरो है तो इम्पल्स भी क्या होगा, जीरो होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। अगर ये वाला फैक्टर यानी चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो m इंटू जीरो जीरो, इम्पल्स भी क्या होगा, जीरो होगा। और अगर बॉडी मूव कर रही है विद चेंजिंग वेलोसिटी, v जो है दैट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, अगर v जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये मैंने सिंबल यहाँ पर लगाया नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो अगर v कांस्टेंट नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है तो इम्पल्स भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो ये पॉइंट हमने याद रखना है। हमने क्या याद रखना है, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन चेंज इन वेलोसिटी जीरो, इम्पल्स इज जीरो। बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, अगर वेरिएबल है तो ये वाला फैक्टर चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है तो इम्पल्स भी जीरो नहीं है। तो इसका आंसर बेटा आपने खुद लिख लेना है। ये मैं क्वेश्चन आंसर आपको रिपीट कर देता हूँ कि इसका आंसर होगा मूविंग ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट हैव इम्पल्स। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, change in velocity is zero, so impulse is zero. But if a body is moving with variable velocity, then change in velocity is not zero, so impulse is not zero. या आपने अपनी वर्डिंग में इसको लिख लेना है। तो ये चंद क्वेश्चन थे जो रिलेटेड टू इम्पल्स हमने देखे। अब इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी बुक की एग्जांपल है, जिसमें आपको बताया गया एक बॉडी है जिसका मैस 500 किलोग्राम कार हैज इट्स वेलोसिटी रिड्यूस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। एक बॉडी जिसका मैस है 1500 किलोग्राम, मैस गिवन है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकेंड है,
बट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 15 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। और ये सब कितने टाइम के अंदर हुआ, 3 सेकंड के अंदर हुआ। हाउ लार्ज वाज द रिटार्डिंग फोर्स, वो जो फोर्स उसे रोक रही है वो फोर्स बतानी है। तो इक्वेशन हम जानते हैं, F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। एम की वैल्यू गिवन है 1500, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 15, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20, टाइम है 3। ये वैल्यूज आपने सॉल्व करके पुट करके बेटा इसको खुद ही सॉल्व कर लेना है। इजी सा न्यूमेरिकल है बट इंपॉर्टेंट है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है और एज अ न्यूमेरिकल भी बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था इम्पल्स। इसको आपने कोशिश करनी है अच्छे से समझना है, नोट करना है, और अपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन था, आपने अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना है। कल इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।